बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 ग्राफिकल पोर्शन शुरू करेंगे और उसके बाद जो है वो मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रैक्टिकल डेमो दूंगा आपको। आज हम जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? कहता था विजुअल डिस्प्ले ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। अगर शुमारियाती डाटा या मालूमात को हम दिखाकर पेश करें इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, लाइन, एरिया एंड अदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म, पॉइंट्स, लाइन, एरिया और दूसरी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में पेश कर देंगे, यानी तस्वीर बनाकर दिखाकर पेश करें। एंड सिंबल्स इज कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी इसका मतलब ये है कि दुनिया में बेहतरीन तरीका किसी भी चीज को बयान करने का ये होता है कि हम उसे दिखाकर पेश करें। इसकी मिसाल मैं अक्सर ये देता होता हूँ कि अगर हम किसी को ज़बानी बताएं कि शाहिद अफरीदी ने एक ओवर में 6 छक्के मारे तो वो इंजॉय तो करेगा। आप कहेंगे जी जनाब 2 स्ट्रेट, दो जनाब 4 लाख में मारे। लेकिन अगर मैं इसको सामने टीवी पे दिखा दूं और वो देखे कि ये 6 छक्के कैसे लग रहे हैं तो वो ज़्यादा इंजॉय करेगा और उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर उसकी समझ भी आएगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी ऐसी है कि अगर हम किसी चीज़ को वर्बली बयान कर रहे हैं या मैथमेटिकली उसको हम ग्राफ की मदद से तस्वीर बनाकर पेश कर दें तो ये बेहतरीन तरीका होता है किसी भी चीज़ को बयान करने का और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द विजुअल डिस्प्ले ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ तक आएगी। जनाब हम किसी चीज़ को दिखाकर पेश करें तो ये होता है। कहता है द ग्राफ इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली शोन ऑन ग्राफ पेपर। इसे ग्राफ पेपर पर दिखाया जाता है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कुछ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कहते हैं एडवांटेज क्या है? ग्राफ एंड डायग्राम रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल डाटा इन विजुअल फॉर्म। ये इसका एडवांटेज है कि हम दिखाकर पेश करते हैं जो चीज हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है उसकी तस्वीरें बन जाती हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज मोर इफेक्टिव इन अट्रैक्टिंग अटेंशन। यानी किसी बंदे की अगर हमने उसकी तवज्जो को मबजूल करना है अपनी तरफ तो ये बेहतरीन तरीका है कि हम उसे ग्राफिकल तरीके से चीज़ों को बयान करें। और ये हमारे पास जो है कुछ इसके मैं डिसएडवांटेज भी बता रहा हूँ, कुछ और भी लिखे हुए आपने पढ़ लेने हैं। टाइम की किल्लत की वजह से चंद एक इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। सम ऑफ द डिसएडवांटेज ग्राफिकल कहते हैं एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल थ्रू ग्राफ। ग्राफ के जरिए हम 100% एक्यूरेसी नहीं बता सकते किसी भी चीज़ की, हम अप्रॉक्सीमेट बता सकते हैं। देखिए नीचे मैंने बताया कि ओनली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैन बी शोन इन ग्राफ। अप्रॉक्सीमेट आइडिया तो बताया जा सकता है लेकिन एग्जैक्ट आइडिया नहीं बताया जा सकता। हम तकरीबन चीजों के बारे में हम आइडिया देते हैं जी। अब आगे रहते हैं व्हाट आर द ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जी देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और वो ग्राफ के नाम जनाब ये हैं फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और ऑगेव। जी इनको मैं आगे बयान करता हूं जी। स्टूडेंट हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम कहता है फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स लाइन। और हमें तस्वीरें नजर आएंगी जैसे मैंने नीचे बताया हुआ है, ये एडजेसेंट आपस में मिली हुई रेक्टेंगल्स हैं, इनका एक ग्राफ होता है फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सच दैट कैसे बयान किया जाता है द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी। यानी ये जो एरिया होता है और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है आपस में प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा इसमें होता है क्या? इसमें होता ये है कि हम x एक्सिस और y एक्सिस ये दो लाइन होती हैं। x एक्सिस जिस पर इंडिपेंडेंट वैल्यू लिखी जाती है यहाँ क्लास बाउंड्रीज मेंशन करते हैं और ये जो y एक्सिस है यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसीज इसकी मेंशन करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और हम रेक्टेंगल की मदद से इनको आपस में जोड़कर हिस्टोग्राम बनाते हैं। आगे मैं बनाना भी आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन की मदद से। अच्छा वी कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम कैसे? वी टेक द क्लास बाउंडिंग ऑन x एक्सिस and their corresponding frequency along y axis और appropriate scale की मदद से हम इसे बनाते हैं। तो ये मैंने इसकी एक तस्वीर आपको दिखा दी है कि इधर क्लास बाउंड्रीज इधर फ्रीक्वेंसी, ये दो बातें जो हैं याद रखने वाली हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में चलते हैं जी। स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो कैसे डायग्राम में कहता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ मैग्नीफाइड क्लोज फिगर। ये बंद डायग्राम होती है that represents the frequency distribution. It is constructed by plotting the midpoint along x-axis and their corresponding frequencies along y-axis. यानी हिस्टोग्राम और पॉलीगन में ये फर्क होता है कि हिस्टोग्राम में क्लास बाउंड्रीज x-axis पर आती हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में मिड पॉइंट या क्लास मार्क जो होते हैं वो x-axis पर आते हैं
और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज आती हैं। दूसरी बात ये कि ये क्लोज फिगर होती है, वन डायग्राम होती है और इनको हम एक स्ट्रेट लाइन की मदद से इनके पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं। ये यहाँ तक मैंने लिखा हुआ है द कनेक्टिंग देम बाय द स्ट्रेट सेगमेंट्स, हमने स्ट्रेट लाइन की मदद से इनके हिस्सों को आपस में जोड़ देते हैं और बाद में इसको बंद कर देते हैं। ये दोनों में फर्क है कि यहाँ पास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज आती हैं इस प्रोग्राम में, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है उसमें यहाँ पे मिड पॉइंट और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आती हैं। जी स्टूडेंट, थर्ड है फ्रीक्वेंसी कर्व। व्हेन अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज स्मूथ इट्स अप्रोचेस अ कंटीन्यूअस कर्व। ये कंटीन्यूअसली इसमें पॉइंट आ रहे हो तो कहते हैं कार्ड द फ्रीक्वेंसी कर्व। ये स्मूथ होना चाहिए और कंटीन्यूअस होना चाहिए, यानी पॉलीगन की ही अनदर फॉर्म है जिसे फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं कि ये जो है जनाब ये स्मूथ होता है और कंटीन्यूअस होता है, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान तीसरा पॉइंट जरूर यूज होता है। इसमें पॉइंट्स की जैसे जनाब सम इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन गिवन लिखा है सिमेट्रिकल और बेल शेप। इसे सिमेट्रिकल इसे कहते हैं कि इसके दोनों तरफ का एरिया बराबर होता है। स्क्यूड झुकाव वाला पॉजिटिव स्क्यूड है, ये इसका झुकाव पॉजिटिव यानी दाएं की तरफ है। स्क्यूड लेफ्ट नेगेटिव स्क्यूड है, इसका झुकाव बाएं तरफ है यानी नेगेटिव की तरफ है। दाएं तरफ पॉजिटिव होती है, बाएं तरफ नेगेटिव होती है। जे शेड आप देख रहे हैं ये कंटीन्यूअसली ऊपर बढ़ रहा है, जे की शक्ल बना रहा है। रिवर्स जे है ये कंटीन्यूअसली नीचे आ रहा है, जे की शक्ल बना रहा है। और ये यू शेप्ड है, ये आप देख रहे हैं ये है तो कंटीन्यूअस मतलब यू की शक्ल बन रहा है, ये भी कर्व है। अच्छा बायो मॉडल आप ये देख लें कि इसके दो इसमें कर्व आपको सामने नजर आएंगे, एक दो, ये बायो मॉडल है। मल्टी मॉडल क्या होता है, इसमें एक दो तीन और तीन से ज्यादा काम नजर आते हैं, इसे मल्टी मॉडल कर्व कहते हैं। ये आपने डायग्राम ध्यान में रखनी है, ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, शॉर्ट में आ सकती है। अब हम आगे बढ़ेंगे कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और ऑगेव। ये क्या होता है, ये पॉलीगन की एक टाइप है। टू ड्रॉ कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और ऑगेव वी टेक upper class boundaries along x axis and cumulative frequencies along y axis। हमने हिस्टोग्राम में और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जस्ट y axis के along फ्रीक्वेंसीज पुट की थी, या हम y axis के along cumulative frequencies पुट करेंगे। then these point are joined, लाइन की मदद से ज्वाइन किया जाएगा तो ये ऑगेव बनेगा। दोबारा बता रहा हूं तीनों में क्या फर्क है। हिस्टोग्राम में x axis पर मिड पॉइंट क्लास बाउंड्रीज और y एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज आती हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में x एक्सिस पर मिड पॉइंट और y एक्सिस पर जस्ट फ्रीक्वेंसीज आती हैं। और कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में x एक्सिस पर आपकी अपर क्लास बाउंड्री और y एक्सिस पर कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसीज आती हैं। आगे मैं इनकी डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। जी चार्ट की तरफ चलते हैं। नीचे आपको नजर आ रहा है व्हाट इज चार्ट एंड व्हाट इज पाई चार्ट और पाई डायग्राम। कहता है अ चार्ट इज अ डिवाइस used for representing a simple statistical data in simple and clear and effective manner। ये एक सिंपल डायग्राम होती है और जो पीछे वाली वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती थी, जिसमें ग्राफ में हमने यूज किया चार्ट। ग्राफ में इसमें थोड़ा सा सिंपल होता है। द चार्ट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सिंपल स्टैटिस्टिकल डाटा। आम स्टैटिस्टिकल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट इस्तेमाल किया जाता है। जिन डायग्राम को आम स्टैटिस्टिकल डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन्हें चार्ट कहते हैं। जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिनमें पॉइंट्स लाइन ज्यादा यूज होता है, उसको हम ग्राफ कहते हैं। इन सिंपल क्लियर एंड इफेक्टिव मैनर। जैसे कहता है चार्ट फॉलोइंग लेट्स सी, चार्ट गिव्स अ क्विक ओवरव्यू हमें देता है, विजुअल इंप्रेशन देता है, बड़ा आसानी से हम क्योंकि आसान डायग्राम होती है। शो रिजल्ट मोर क्लियरली देन टेबल्स। टेबल की निस्बत ये ज्यादा हमें क्लियर रिजल्ट दिखाता है। इट शो द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आइटम, चीजों के दरमियान जो फर्क है उसको बड़े अच्छे तरीके से बताता है। और मेन इट इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन, ये मुख्तलिफ चीजों के मुआवजे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चार्ट को मुआवजों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दो चीजों का आपस में मुआवजा करना हो, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी ज्यादा है, कौन सी कम है, मुख्तलिफ चीजों के कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चार्ट और ग्राफ, अब हम चार्ट बारे में हमने ग्राफ पढ़ा था। ये आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम पाई चार्ट को डिस्कस करते हैं। इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन सर्कुलर फॉर्म, यानी एक सर्कल के अंदर इसको शो किया जाता है जितनी भी चीजें होती हैं। इन अ पाई चार्ट अ सर्कल इज डिवाइडेड, एक सर्कल को तकसीम किया जाता है इनटू नंबर ऑफ सेक्टर, मुख्तलिफ हिस्सों में। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द सेक्टर। द एंगल कैन बी कंप्यूटेड। आपने याद रखना है कि एक सर्कल के अंदर टोटल जाविये 360 के हैं। अगर हमने एंगल ऑफ सेक्टर को नोट करना है, यानी इसमें हमने करना क्या था, मतलब
रिपीट कर देता हूँ आसान लफ्जों में। हम एक सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल के मुख्तलिफ हिस्से बना देंगे, उन मुख्तलिफ हिस्सों को सेक्टर्स कहा जाता है। हम उन मुख्तलिफ हिस्से बनाकर चीजों को जाहिर करेंगे। वो जो मुख्तलिफ हिस्से हम बनाते हैं, क्योंकि एक सर्कल में 360 होते हैं, जब कोई हिस्सा बनाएंगे तो कोई ना कोई एंगल होगा। वो जो सेक्टर का एंगल होता है उसे एंगल ऑफ सेक्टर कहते हैं। एंगल ऑफ सेक्टर कैसे प्रूव किया जाता है? कंपोनेंट पार्ट जो चीज हमें दी जाए उसका टोटल करके 360 से ज़रब देनी है। जो भी चीज हमें दी जाएगी, जैसे वीट की मिकदार 50 है और तमाम चीजों का टोटल है 1000, 50 बटा 1000 ज़रब 360 करेंगे, ये एंगल ऑफ सेक्टर आपके पास आ जाएगा। एंगल ऑफ सेक्टर जी स्टूडेंट, जो मैंने पाई चार्ट आपको डिस्कस किया था वहां पे एंगल ऑफ सेक्टर के बारे में मैं बता रहा था आपको। तो अब मैं एंगल ऑफ ये इसकी एग्जांपल एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताता हूं कि पाई डायग्राम कैसे बनाई जाती है। ये क्वेश्चन है जिसमें बी जो है वो शुगर है, मेल है, लैंडन्स है, ये मुख्तलिफ चीजें आपको दी गई हैं। अच्छा, ये शुगर कैन है आपके पास देना है, ये मुख्तलिफ चीजें आपको दी गई हैं। इनकी आगे जो है ना वो केजी में इनकी वैल्यूज दी गई हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप एंगल ऑफ सेक्टर निकालेंगे। वो क्या होता है? कंपोनेंट पार्ट ओवर टोटल मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 360 क्यों? क्योंकि सर्कल में टोटल आ गया 360 होता है, 360 का हिस्सा निकाल रहे हैं, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। निकालने का तरीका सबसे पहले आप इनका टोटल निकालते हैं, इन सबको जमा करेंगे तो जवाब क्या है? 200। अब आपने एंगल ऑफ सेक्टर निकाला हर हिस्से का, इसका एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है, ये डिवाइडेड बाय इसका टोटल 200 मल्टीप्लाई 360, एंगल निकला है 135 डिग्री। इसका निकालना है 80 ओवर 200 मल्टीप्लाई 360, 144 डिग्री आ गया। 30 है, 30 ओवर 200 ये इसका टोटल आ गया मल्टीप्लाई बाय 360, सिमिलरली सो ऑन। ये हमने वीट, शुगर कैन, मेल और लैंडन्स के एंगल ऑफ सेक्टर 4 निकाल लिए और इन सब का जो मजमूआ है वो 360 के बराबर लाजमी होना चाहिए। लिहाजा आपने सबको जमा करके देख लें, एंगल 360 आ रहा है। अब मैं जरा डायग्राम को नसीब बताता हूं जी। ये पाई डायग्राम है, अगर आप गौर फरमाएं, ये वीट का 135 डिग्री है, ये आपके पास लैंडन्स है, ये मेल है, ये शुगर कैन है। आपने क्या करना है? आपने डी की मदद से एंगल बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे तो थोड़ा यहाँ पे ये लाइन दी ना, आपको आसान लफ्जों में अगर मैं समझाऊं तो यूं बता सकता हूं आपको। अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगी। अगर ये एक सर्कल है, आपने ये इसका सेंटर है, तो आपने क्या करना है? यहाँ पे एक लाइन खींच लें और इस लाइन के ऊपर आपने डी जो है वो रखनी है। डी आपके पास आपको अवेलेबल होगी मार्केट में। आपने जो है वो डी जो है इसके ऊपर आप ये देखेंगे। अब मेरे पास जो है जी स्टूडेंट, मैंने थोड़ा सा डी एक फर्जी बनाकर आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल डेमो देने की कोशिश करूंगा। आपने एक सर्कल बना लिया, एंगल 135 हमने पुट करना है। ये आपके पास डी आ गई, ये आप छोटी है थोड़ी सी, आपने डी इस लाइन के ऊपर रख लेनी है। ये 0 है, ये 90 है, आपने 135 पुट करना है तो प्लस 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 फर्क कर लेते हैं कि जनाब 90 के बाद यहाँ पे कहीं 135 है। दोबारा देख लें, 0 से लेकर 90 फर्क कर लेते हैं, यहाँ 135 है तो ये फर्क कर लेते हैं कि ये 135 आ गया, ये पूरा 135 डिग्री आपके पास आ गया। अब आपने जो नेक्स्ट एंगल है वो 27 जो डिग्री है वो आपने पुट करना है। तो आप क्या करेंगे? डी को घुमाएंगे, इस लाइन के ऊपर आप रख लेंगे डी को। दोबारा आसान तरीके से बता रहा हूं, जरा समझने में आसानी रहेगी। आपने ये हिस्सा 0 से क्रॉस कर लेना, ये 0 आ गया। अब आपने 27 डिग्री यहां से लेना है, तो जनाब ये 10 है, ये 20 है, ये 27 आ गया। तो यहाँ पे आपका 27 डिग्री मैंने फर्स्ट कर लिया कि 27 डिग्री आपका ये वाला हिस्सा जो है, ये हम इसको कलर कर देते हैं डिफरेंट, ये 27 डिग्री आ गया। अगर आपने नेक्स्ट 54 डिग्री सपोज करना है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे डी पुट करनी है, यहाँ पे ये 0 सपोज कर देना है। अब यहाँ से आपने गिनना है आगे कि 50 है जनाब, 10 20 30 40 50 और ये 54 आ गया। तो यहाँ पे आपने 54 डिग्री, ये मैंने फर्जी एक डायग्राम बना दिया आपको कि ये 54 डिग्री आपके पास आ गया। अब जो रिमेनिंग होगा, क्योंकि ये तो मैंने अंदाजा से बनाया है, वो आपका रिमेनिंग एंगल आएगा जो कि जितना भी है, जैसे 144 डिग्री है तो ये 144 डिग्री आपके पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिग्री बनाना सीख लिया होगा आपने। पाई के ऊपर, पाई चार्ट के ऊपर इसको घुमा के मैंने बनाना सिखाया आपको जी। बहुत शुक्रिया आपका।